क्या आपको पता है कविताएं सिर्फ भारत में ही नहीं जापान में भी लिखी जाती है और जापान में जो लिखी जाने वाली कविताएं हैं उनको कहा जाता है हाइकू। ऐसी एक हाइकू के बारे में आज हम लोग देखते हैं। नमस्कार बच्चों, मैं जीतू सर स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है जीतू सर्स क्लासरूम। और आज हम लोग जो देखने वाले हैं उस कविता का नाम है मन। और ये कविता किसी जापानी आदमी ने नहीं बल्कि भारतीय व्यक्ति ने लिखी है जिनका नाम है कवि विकास परिहार। ये बहुत ही महान कवि। और देखते अब इस कविता में क्या लिखा गया है। तो ये एक हाइकू टाइप की कविता है। इसमें पहले पंक्ति में 5 अक्षर होते हैं, दूसरे पंक्ति में 7 अक्षर होते हैं और आखिरी पंक्ति में 5 अक्षर होते हैं। मतलब 17 अक्षरों के माध्यम से यहाँ पर जीवन की एक सच्चाई व्यक्त की जाती है। और बच्चों, ये सिर्फ हिंदी नहीं, मराठी, गुजराती, बंगाली, मलयाली कितनी सारी भाषाओं में लिखी जाती है। ऑब्वियसली जापानीज में भी तो लिखी ही जाती है। ठीक है, अब ये जो कविता है, इस कविता में कवि ने जीवन में होने वाली छोटी छोटी समस्याओं को सीमित शब्दों में बांधकर आपके सामने अपने अनुभवों को व्यक्त किया है। तो जरा देखते हैं ऐसी ही एक हाइकू। तो बच्चों, कुल मिलाकर 13 हाइकू इस कविता के माध्यम से हमें पढ़ने के लिए मिलेंगे। चलिए देखते हैं 4 हाइकू। पहले, घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। घना मतलब गहरा। कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जब चारों ओर अंधकार होता है तब प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी अमूल्य होती है। प्रकाश की वो किरण हमें जीवन का सही मार्गदर्शन करती है। मतलब ही जिस प्रकार अंधकार में ही हमें प्रकाश का महत्व समझ में आता है, उसी प्रकार जीवन में दुख के बाद ही सुख का महत्व हमें समझ में आता है। दूसरी हाइकू में लिखा है, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। भगवान कृष्ण ने भी यही बात कही थी कि कर्म करो और फल के बारे में मत सोचो। इंसान को केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि उससे मिलने वाले फल पर। तो कवि यहाँ पे यही संदेश हमें देना चाहते हैं कि पूरे जीवन भर हमें कर्म करते रहना चाहिए, कर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमें फल के बारे में सोचना नहीं चाहिए। फल से अधिक श्रेष्ठ कर्म पर हमें ध्यान देना चाहिए। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। मझधार मतलब नदी के प्रवाह का मध्य भाग। तो यहां पर क्या कहा है कवि ने, जरा देखते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जीवन जो होता है ना, वो एक नाव के समान है जो समुद्र की लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहता है। मगर ये जीवन रूपी नाव जब मझधार में डूबने लगती है तो ऐसे वक्त में हमारी मदद कौन करेगा। तो कवि यहां पर यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में किसी के मदद की राह नहीं देखनी चाहिए, उसे अपनी मदद खुद करनी चाहिए। अब अगले हाइकू में देखते हैं, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन ये हिंदू कैलेंडर का आखिरी महीना होता है फागुन। इसी महीने में होली भी आती है बच्चों। तो कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि फागुन का महीना अपने साथ रंग बिरंगे रंग लेकर आया है। वह व्यक्ति के जीवन में खुशियों की बहार ले आया है और इसी खुशियों में इंसान अपने सारे दुख भुलाकर हंसी खुशी जीने की ये प्रेरणा हमें फागुन महीने से मिलती है। फागुन महीना हमें सारे दुख भुलाकर हंसी खुशी जीने की प्रेरणा देता है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कांटा मतलब कंटक और प्रेरणा मतलब प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना। कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहते हैं कि फूल हमेशा कांटों के बीच में पड़ा रहता है, लेकिन क्या वो अपनी कोमलता, अपनी सुगंध को छोड़ता है? तो नहीं, इन कांटों के वजह से उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आती। कवि कहना चाहते हैं कि अगर हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति आए तो हमें इस फूल का आदर्श लेना चाहिए और इस फूल की तरह हमें दृढ़ता के साथ उन कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करना चाहिए। उन कठिन परिस्थितियों से ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। अब देखते हैं इस हाइकू में क्या कहा है। भीतरी कुंठा, कुंठा मतलब घोर निराशा। तो कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि अश्रु निराशा का प्रतीक है।
निराश व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के प्रयत्नों को छोड़ देता है और केवल आंसू बहाता है। कवि यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि देखो बच्चों, हार और जीत तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज हमारी जीत हुई है तो शायद कल हार हो सकती है, तो हमें किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए और किसी भी चीज से निराश नहीं होना चाहिए। जय और पराजय जीवन के दो पहलू हैं। अगर हम प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए संकट आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए। अब देखते हैं क्या कहा है आगे के हाइकू में। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारा जल यानी कि यहां पर अर्थ है आंसू। खारा जल नहीं तो आप समझ जाओगे समुद्र का पानी, बट यहां से भावनाओं के समुद्र में डुबकी लगाने के बाद जो आंखों से पानी आता है उसे कहा गया है खारा जल। और विषाद मतलब दुख। कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि इंसान की सारी अभिलाषाएं पूरी नहीं होती। अपनी इच्छा पूरी न होने पर हमें दुख तो जरूर होता है। वही दुख आंसू बनकर बहता है। दुख से व्यथित मन शांत और पावन हो जाता है। कवि यहाँ पर यह कहना चाहते हैं, दुख को अपने अंदर स्थान देने के बजाय उस दुख को दूर करने के लिए उसे दूसरों के साथ बांटना जरूरी है। दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। जिजीविषा मतलब जीवन जीने की इच्छा। तो बच्चों यही कहा गया है यहाँ पर कि जीवन में कितने सारे कष्ट होते हैं। ये कष्ट मौत से भी ज्यादा दुखदाई होते हैं। मतलब हर पल हम विष का घूंट पीकर जीवन जीते रहते हैं। लेकिन जो कष्ट को झेल कर आगे बढ़ जाता है, वास्तविकता में उन्हीं के भीतर ही जीवन जीने की इच्छा होती है। यहाँ पर कवि हमें यह कहना चाहते हैं कि जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़ना ही जीवन है। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि व्यक्ति अपने मन में दुख को कब तक संभाल कर रख सकता है। आखिर उसके दिल की पीड़ा बादलों का रूप धारण कर लेती है और वो धरती पर नहीं तो आंखों से बरसने लगती है। अब अगले हाइकू में क्या कहा है वो देखते हैं। चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। कवि कहते हैं रेलगाड़ी की पटरियां मौन होकर चुपचाप एक साथ चलते रहती है, लेकिन वे कभी इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटती। कवि यहाँ पे यह बताना चाहते हैं कि जो लोग हमारे शुभ चिंतक है वो बिना किसी दिखावे के हर परिस्थिति में अपना साथ निभाते बैठते हैं। वो अपने की गई मदद का ढोल नहीं पीटते, प्रोपेगेंडा नहीं करते, मदद करने के बाद फेसबुक पे फोटो अपलोड नहीं करते। वो मदद करके चुपचाप अपने साथ रहते हैं। ये बात आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, है ना। अब देखते हैं इस हाइकू में क्या कहा है। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। ओट मतलब आड़, पीछे। कवि कहते आकाश की शोभा सितारों से ही होती है। आसमान सितारों की वजह से ही सुंदर दिखता है। अगर वो सारे सितारे बादलों के पीछे छुप जाए तो फिर आकाश सूना हो जाता है और उसकी सारी सुंदरता खत्म हो जाती है। कवि यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो अपने कर्मों से समाज का ताज बन जाते हैं। ऐसे लोगों के बिना समाज का अस्तित्व ही नहीं होता। इसीलिए हमें हमारे अच्छे कर्म से समाज का सिरताज बनने का प्रयास करना चाहिए। अब आगे के हाइकू में देखते हैं। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि कहना चाहते हैं कि जिन गीतों को तुमने अपने स्वर दिए हैं वो अमर हो गए, अर्थात वह गीत बनकर बरसों तक गुनगुनाए जाएंगे। यहाँ पर कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमने किए हुए अच्छे कर्मों को समाज अंत तक याद रखेगा। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हम सदा सदा के लिए हमारे अच्छे कर्म से अमर हो जाएंगे। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। कवि कहते हैं मछली समुद्र में रहती है, वो दिन रात समुद्र का पानी पीते रहती है, मगर उसकी प्यास बुझती नहीं है। कवि यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि धन धान्य से परिपूर्ण होने के बाद भी
अगर हमारे मन में समाधान की भावना नहीं है, संतोष की भावना नहीं है, तो हमें कभी भी समाधान नहीं मिलता, संतुष्टि नहीं मिलती। सुख मानने में है, चीजों में नहीं है। यह मूल्यवान संदेश कवि यहाँ पर देना चाहते हैं। इसी के साथ ये कविता यही समाप्त होती है बच्चों। अगर ये कविता आपको अच्छी लगी होगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, साथ ही साथ आपके अमूल्य कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। और याद रखिए, पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया।